हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जेई 2024 की सीरीज है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो क्लास 11th या फिर क्लास 12th में अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जो जेई 2024 में अपना एग्जाम यानी अगले साल अपना एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट, अपने क्वेश्चंस और अपने जो करिकुलम हमें पढ़ना है, सिलेबस हमें पढ़ना है, बस उसी पे फोकस करते हैं, है ना? आपको वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको इन डिटेल चैप्टर की नॉलेज भी हो जाती है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स की, और उसके साथ-साथ ही उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे करना है, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें हम बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले यूजुअली हमें क्या समझ में आना चाहिए? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, लीनियर एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक में ये डिग्री क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो अगर जनरल फॉर्म में आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो ये आपको दिखेगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब सिंस ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है? तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये x की डिग्री क्या है? 2 है। लेकिन इस डिग्री को मौजूद होने के लिए जो इसके साथ जो कोइफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तभी होगा जब आपके पास a क्या हो? नॉन जीरो हो। क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा ही नहीं, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा फिर। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? लीडिंग कोएफिशिएंट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है? फिर हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऑल्दो ये पार्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आपने वहां पे नहीं देखा तो मैं यहां पे भी एक क्विक रिकैप उसका देना चाहूंगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? y इज इक्वल टू, सबसे पहली बात कि हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारा टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और इस कांस्टेंट को मैं अभी फॉर द टाइमिंग बाहर ही रखता हूं ब्रैकेट के। ठीक है? अब यहां से हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है? तो ये y इज इक्वल टू ए। अब देखिए, ये तो यहां पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है? स्क्वायर होने के लिए यहां पे 2 इंटू बी अपॉन 2a, यानी x का जो कोएफिशिएंट हुआ उसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू समथिंग। अगर इस टर्म का स्क्वायर हमारे पास यहां पे एडेड होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होता। तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर हम ऐड कर लेते हैं खुद से। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने ऐड किया, लेकिन सिंस हमने ये खुद से ऐड किया था तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस सी। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स, अब ये वाला पार्ट जो हुआ यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, है ना? और इस वाले टर्म को अब हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एंड प्लस सी। ठीक है? थोड़ा और रीअरेंज करके लिखा हमने, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर एंड माइनस
यहां ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर, है ना, एंड माइनस इसको मैं लिखता हूं d अपॉन 4a, जहां d इज इक्वल टू मैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac लिख लेता हूं। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं d से। ठीक है, अब आप देखिएगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, y प्लस डी अपॉन 4a, है ना, इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका हो गया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये एक पैराबोला का एक्सप्रेशन है। मतलब अगर इसको इसके करस्पॉन्डिंग x और y के सारे पॉइंट्स हम इस कर्व पे लाई करने वाले प्लॉट करें और उनको ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक पैराबोला मिलता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ पैराबोला का भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो, जैसे y माइनस y1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पैराबोला होता है, ये सबसे पहले तो दो तरीके से हो सकता है। या तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, या फिर ये पैराबोला इस तरीके से हो सकता है। अब ये दोनों में से कौन सा तरीका होगा पैराबोला को ड्रॉ करने का, ये डिपेंड करेगा इस a की वैल्यू पे। ठीक है, अगर a पॉजिटिव हुआ, ठीक है, a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से होगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से होगा। इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं, a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे ये जो पॉइंट होता है जहां पे इसका कर्वेचर चेंज होता है, मतलब यहां से डिक्रीज करता हुआ आया और यहां से ये इंक्रीज करना शुरू किया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये इस टर्म को जीरो कीजिए तो x की जो वैल्यू आएगी, और इस टर्म को जीरो कीजिए तो y की जो वैल्यू आएगी, वही इसका वर्टेक्स हो जाता है। यानी इसका वर्टेक्स हो जाएगा वह x1 कॉमा y1। सिमिलरली यहां पे भी इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y1। ठीक है, और ये जो लाइन है यहां पे, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन है हो जाता है हमारा x इज इक्वल टू x1, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ अगर आप देखिएगा तो ये पैराबोला पूरी तरीके से क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली यहां पे भी ये वाला जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1, विच इज बेसिकली अगेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये बेसिकली जब हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस x1 होल स्क्वायर हो, तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहां पे ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, इक्वेशन अभी ये x में क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए x में क्वाड्रेटिक ना होके y में क्वाड्रेटिक हुआ, यानी पैराबोला मान लीजिए आपका इस तरीके से आ जाए, x माइनस x1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, या तो पैराबोला आपका इस तरीके से होगा, है ना, या फिर पैराबोला आपका इस तरीके से होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि a की वैल्यू क्या है। अगर a पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे भी आपका जो वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स इस केस में भी आपके पास x1 y1 ही होगा, लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका जो होगा वो y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा, और इसके लिए भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इज इक्वल टू y1, और वर्टेक्स हमारा x1 y1 होगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना किस तरीके से आना चाहिए, इसकी नॉलेज हमें अगर हो तो आगे चल के क्वाड्रेटिक समझने में हमें काफी आसानी हो जाती है। अब अगर ध्यान से देखिए कि जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है, ठीक है, जो ये वाला एक्सप्रेशन हमने बनाया है, ये बहुत हद तक इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है।
ठीक है, जहां पे y1 की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए हो जाती है और x1 की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए हो जाती है। यानी कि ये जो पैराबोला हमने अभी लिखा, ये हमने लिखा y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पैराबोला हो जाएगा। और ये पैराबोला किस तरीके से दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इस केस में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो इस केस में पैराबोला हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। सो दिस इज व्हेन ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब आप बताइए कि पिछले जो कॉन्सेप्ट में हमने बात करी है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा। तो इसको हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई टू ए। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाई टू ए, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है क्या, माइनस डी बाई फोर ए। और यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप देखो, तो इस पैराबोला के लिए हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। सिमिलरली यहां पे भी आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा, और जो वर्टेक्स होगा वो यहां पे भी आपका माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला दिखता है। यहां पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाया है, क्योंकि उसके पोजीशन डिपेंड करेगा, उसका पोजीशन डिपेंड करेगा ये वर्टेक्स कहां पे है, ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एंड सो ऑन, इन सारी वैल्यूज पे। ठीक है ना, तो ये कुछ पैराबोला इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सप्रेशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर उसका हम ग्राफ बनाए तो वो किस तरीके से दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम इतना ही इसमें देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा आगे चल के देखिएगा कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब आपने देखा, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो जाता है y को बस आप इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यानी कहने का मतलब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और कंडीशन ये होना चाहिए कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बात करी है कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इसको एक्सप्रेशन से जरा कंपेयर करके देखें, तो इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ y इज इक्वल टू जीरो कर दिया है। अब हमने इसको जो सिंप्लीफाई किया था वो याद कीजिए, अगर इज इक्वल टू वाई था, ठीक है, अगर हमने इसको इज इक्वल टू वाई करके देखा था, तो ये एक्सप्रेशन बन गया था y प्लस डी अपॉन फोर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, है ना। लेकिन यहां पे हमने y को तो जीरो कर दिया है, तो एक काम करते हैं y को जीरो कर देते हैं। तो लेट अस से ये वाला टर्म हमने हटा दिया, y इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां से हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आप देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको a से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू डी अपॉन फोर ए स्क्वेयर, है ना। अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी, और फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट आप लोगे तो ये क्या बन जाएगा, टू ए। और यहां से आपने देखा तो ये जो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस बी अपॉन टू ए और प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है क्या। अब सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि ये जो x की वैल्यू आई, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। ठीक है, यानी कहने का मतलब
कि x की वैल्यू आप माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए अगर इस एक्सप्रेशन में डाल देते हो तो ये एक्सप्रेशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू आप माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए अगर इस एक्सप्रेशन में डाल देते हो तो वापस से ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, यानी वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग रूट्स ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं रूट्स। ठीक है, चलिए अगले पेज पे ही ले लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब रूट्स, या फिर हम इसको सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको जीरोस भी कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये और कुछ नहीं, ये वैल्यूज ऑफ एक्स होता है। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वैनिशेस। वैनिशेस कहने का मतलब वैनिशेस, दैट इज बिकम्स जीरो। ठीक है, तो वैसे वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट। और हमने यहां पे अभी अभी देखा कि ये जो रूट्स आए थे ये और कुछ नहीं, एक्स की वैल्यूज हैं। और एक्स की वैल्यू क्या आया था हमारे पास, दो एक्स की वैल्यूज आई थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, है ना। यानी यहां से हम देखें तो दो वैल्यूज हैं। चलिए एक को मैं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा को मैं लिखता हूं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और दूसरा हम लिखते हैं बीटा, वेयर बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये जो अल्फा और बीटा हुए यही इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स। तो दिस विल इंप्लाई अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर रूट्स और कोएफिशिएंट में हमें रिलेशन निकालना हो तो ये किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। सो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए रूट्स तो हमने निकाल लिया है, इक्वेशन पहले हम लोगों ने क्या लिया है, इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिया है वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, इसके करेस्पॉन्डिंग रूट्स क्या आए हमारे पास, अल्फा आया माइनस बी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, है ना। और जो बीटा आया हमारे पास ये आया था माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस रूट डी अपॉन टू ए, जहां पे डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। और इसका ना एक स्पेशल नाम देते हैं हम, इसका नाम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप दोनों का सम कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस बी बाई टू ए एंड प्लस माइनस बी बाई टू ए मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यानी यहां से हमारे पास एक बात क्लियर हो गई कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स, इसको कभी कभी शॉर्ट में हम लोग एस ओ आर भी बोल देंगे,
SOR से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हम बात कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स की। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहां से, नेगेटिव ऑफ b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करिएगा तो इसको फॉर द टाइमिंग x मानिए और इसको y मानिए, तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई और ये लिखा हुआ है x माइनस वाई। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास d अपॉन 4a स्क्वायर। अब अगर हम d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां रख दें, सिंस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 4a स्क्वायर यहां कॉमन लिख लेता हूं। यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, और ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बी स्क्वायर कट गया और ये माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 4a कैंसिल होके फाइनली जो हमारी वैल्यू बनेगी वो c अपॉन a हो जाएगी। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा हमारे पास c किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट अपॉन a किसको रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन आप देखोगे क्वेश्चन करते समय हम लोग करेंगे। एक और बहुत कॉमन रिजल्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, यानी मॉड ऑफ, मॉड मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो जानते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 4c अपॉन ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन, इसका स्क्वायर है ये बेसिकली, अपॉन 4a स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है क्या, ये इस तरीके से हो गया। अब यहां से अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो फाइनली हमारे पास वैल्यू, यानी ये बेसिकली हो गया मॉड डी अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो बनेगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, d का स्क्वायर रूट दैट इज रूट d। अब यहां पे आप देखिएगा मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और अपॉन इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो यहां पे मॉड लगा देता हूं मैं क्योंकि हमने इधर मॉड लगाया हुआ है, यानी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। तो यानी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता है। तो ये भी एक रिजल्ट है, काफी काम का है, कई बार क्वेश्चंस में हमारे पास इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो अगर हमें याद रहे तो काफी कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो यहां से 3 रिजल्ट हमें मिले। 3 रिजल्ट कौन कौन से मिले, सम ऑफ रूट्स हमारे पास मिला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या मिला, सी अपॉन ए, और ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है तो DOR मैं लिख रहा हूं फॉर द टाइमिंग, डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट से इसी कॉन्सेप्ट में होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि ये बहुत ही डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये आपको सही से समझ में आ गया, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको क्वाड्रेटिक में
ज्यादा परेशानी नहीं होगी आगे जाके। परेशानी हो सकती है लेकिन उतनी बड़ी परेशानियां नहीं होंगी जितना इसको नहीं समझने की वजह से हो सकता है। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं फिर भी यहां पे ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को ही ले रहा हूं, जहां पे ऑब्वियसली हमारे पास a क्या है, नॉन जीरो। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमने बोला कि भाई जो आपका अल्फा होगा वो होगा -b/2a एंड प्लस √d/2a। ठीक है? और जो बीटा होगा, आप दोनों को साथ में भी लिख सकते थे, -b प्लस √d/2a। मैं जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझने में इसमें काफी आसानी होगी। तो -b/2a एंड -√d/2a। ठीक है क्या? तो ये दो रूट्स हुए। अब यहां पे बात आती है कि रियल और अनरियल रूट्स हमारे पास कब होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रियल एंड इमेजिनरी रूट्स का। ठीक है? सो दिस इज अबाउट रियल एंड इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। तो हम चाहते हैं कि वो कंडीशंस देखें कि कब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं और कब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो देखिए, ये हम बात तब करेंगे, ठीक है, रियल और इमेजिनरी रूट्स के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन निकालने की हम बात कर रहे हैं वो हम तब बात कर रहे हैं जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स यानी ए बी और सी क्या हो, रियल हो। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सो दिस इज वेरी एसेंशियल। अगर ये नहीं है तो हम जो भी नीचे लिख रहे हैं उसकी वैलिडिटी इंश्योर नहीं कर सकते। यानी जो नीचे कंडीशंस हम लोग लिखने वाले हैं वो तभी ट्रू रहेंगे, यानी वो तभी 100% ट्रू रहेंगे जब हमारे पास ए बी और सी यानी कोएफिशिएंट्स क्या हो, रियल हो। अब ध्यान दीजिए, अगर ए बी और सी रियल है तो क्लियरली -b/2a तो हमारा रियल रहेगा। तो अगर हमारे पास कोई टर्म इमेजिनरी हो सकता है तो वो किसकी वजह से हो सकता है, ये डी की वजह से हो सकता है। स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो पूरा स्क्वायर रूट एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो फिर वो एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे कि अगर हमारे रूट्स रियल हैं, सो रूट्स आर रियल। रियल रूट्स होने के लिए करस्पॉन्डिंगली आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, क्लियर है कि ए बी सी रियल है तो ये वाला टर्म तो आपका रियल होगा। यानी कहने का मतलब ये रूट्स रियल तभी होंगे जब डी आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आपके पास ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, यानी आपके पास दोनों ही रूट्स -b/2a हो जाएंगे, है ना? और ये b और a दोनों रियल हैं तो -b/2a भी रियल हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल कब हम कहेंगे, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है? फिर हम अगर कहते हैं कि नहीं भाई, रूट्स आर रियल ही हो लेकिन अनइक्वल हो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स तो रियल हो ही और अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर d इक्वल टू जीरो हुआ तो अल्फा और बीटा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी अगर इन दोनों को बराबर नहीं होना है तो क्लियरली उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होगा आपका, कि d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है? सिमिलरली थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो उस केस में आपके पास क्या होना पड़ेगा, d की वैल्यू इक्वल टू जीरो होनी पड़ेगी। ठीक है? और चौथा कंडीशन आता है कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इमेजिनरी अगर रूट होने हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए।
यानी इस केस के लिए कंडीशन आपका हो जाएगा d इज लेस देन 0। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये कंडीशंस, यूजुअली हम मिस्टेक कहां करते हैं। देखिए, मैं जहां जहां पढ़ाता जाऊंगा आपको वो मिस्टेक्स भी बताता जाऊंगा कि जहां पे आपसे मिस्टेक सबसे ज्यादा होंगे। आप मिस्टेक क्या करिएगा कि ये कंडीशंस याद रखिएगा कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। ये कंडीशंस याद रखिएगा, लेकिन आप क्या भूल जाइएगा कि आपके पास इस कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग जो प्राइमरी कंडीशन होना चाहिए वो ए, बी और सी रियल होना चाहिए। अगर ए, बी, सी में से कोई भी एक अनरियल क्वांटिटी है, यानी इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो फिर ये कंडीशंस वैलिड नहीं है। ये बात समझ में आई? दीज कंडीशंस आर ओनली वैलिड इफ ए, बी एंड सी आर रियल। ठीक है? तो ये बात आती है कि रियल और इमेजिनरी रूट्स। लेकिन जब इमेजिनरी रूट्स की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। ठीक है? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे डी नेगेटिव हो गया, ठीक है, डी नेगेटिव, तो हम अन इमेजिनरी रूट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि इमेजिनरी रूट्स के साथ क्या होता है। ठीक है? इमेजिनरी रूट्स के साथ क्या होता है। तो सिंस हमने बात करी कि इमेजिनरी रूट्स होने के लिए ए, बी, सी अगर रियल हो तो डी हमारा क्या होना चाहिए, डी हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, जहां के एक रियल वैल्यू है अदर देन 0। ठीक है? 0 होगा तो ये डी 0 हो जाएगा, तो उस केस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं बात जब आपका के 0 नहीं है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी रियल क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर आप लेते हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने ये इंश्योर किया कि ये जो डी की वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है क्या? अब इसके करस्पॉन्डिंग आप अगर रूट निकालते हो तो अल्फा आपका आ जाएगा -b/2a एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -k² अपॉन 2a। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। क्या बात? ये याद रखनी पड़ेगी कि रूट ओवर -1 जो होता है ये आपका हो जाता है, इसको हम कहते हैं आई। रूट ओवर -1 को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल क्या होता है, आई, और इसको हम लोग कहते हैं अयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज होगा, आगे जाके हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये जान लीजिए कि रूट ओवर -1 को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक है? तो अगर आप देखिए तो ये क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -b/2a, और इसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ k²। तो रूट ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया, आई, रूट ऑफ k² हमारे पास क्या हो जाएगा, k, एन अपॉन 2a। ठीक है? आप चाहें तो इसको मॉड के लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं इस केस में। ठीक है? सिमिलरली बीटा जो आपका होगा, ठीक है, बीटा जो हो जाएगा, बस यहां पे प्लस के बदले में क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस केस में आपके पास -b/2a एंड ये हो गया माइनस ऑफ आई एंड k अपॉन 2a। ठीक है क्या? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या, कि अगर अल्फा आपका p प्लस आई क्यू का फॉर्म है तो बीटा अपने आप p माइनस आई क्यू का फॉर्म हो जाएगा। यानी यहां से इंटरेस्टिंग नोट क्या बना हमारे पास, नोट ये बना कि इफ ए, बी, सी आर रियल, ये प्राइमरी कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे। इफ ए, बी, सी आर रियल, देन imaginary roots occur in pair, और इसको कहते हैं एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर यानी कहने का मतलब दैट इज इफ वन रूट इज p प्लस आई क्यू, अगर एक रूट आपके पास p प्लस आई क्यू है
तो देन अदर रूट मस्ट बी p minus iq and vice versa यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास ए बी सी रियल है और आपको पता चल जाए कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू ही होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक रूट p माइनस आई क्यू है तो दूसरा रूट आपका क्या होना चाहिए, p प्लस आई क्यू ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं और इसको कभी भी आप अपने दिमाग से ना जाने दीजिएगा कि ये ट्रू तभी होगा जब आपके पास ए बी और सी क्या हो, रियल हो। अगर ए बी सी रियल नहीं होंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ए बी सी रियल नहीं हुआ और एक रूट आपका p प्लस आई क्यू दिया हुआ है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको दूसरा रूट निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से दूसरा रूट निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है। एग्जाम्पल करके हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रियल और इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स में रैशनल एंड इरैशनल रूट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं रैशनल एंड इरैशनल रूट्स। रैशनल एंड इरैशनल रूट्स। ठीक है, यहां पे भी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलेंगे वो अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे हमारे पास a 0 नहीं है। तो देखिए, रैशनल एंड इरैशनल रूट्स का कंडीशन हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या पता हो कि a b c आर रैशनल। अगर ए बी सी रैशनल हमें पता है तभी हम ये कंडीशंस वैलिड मानेंगे। अगर रैशनल नहीं है तो ये कंडीशंस फिर आपकी वैलिड नहीं रहेंगी। सो इफ ए बी सी आर रैशनल, तो इस केस में देखिए एक रूट आपका क्या आया, माइनस बी बाई टू ए एंड प्लस रूट डी बाई टू ए। ठीक है क्या? और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस ऑफ रूट डी बाई टू ए। ठीक है क्या? अब देखिए, ए बी सी अगर रैशनल है तो माइनस बी बाई टू ए तो आपका रैशनल हो गया। तो यानी जो इररैशनल टर्म बन सकता है वो किसकी वजह से बन सकता है, इस डी की वजह से। ठीक है, तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर रूट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये रूट वाला टर्म आप गायब नहीं कर सकते, ये रूट रह ही जाएगा। यानी इस केस में हमारे पास कंडीशन ये हो गया कि अगर आपके पास ए बी सी रैशनल है तो रूट्स आर रैशनल। कंडीशन क्या है, रूट्स आर रैशनल इफ d is a perfect square। d is a perfect square। d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी आपके रूट्स क्या रहेंगे, रैशनल। यानी कहने का मतलब अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इररैशनल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो रियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल इररैशनल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल और इररैशनल जो होता है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो अगर d नेगेटिव हो गया तब तो d आपका क्या होगा, रूट्स आपके रियल ही नहीं होंगे, तो रैशनल और इररैशनल की तो बात ही करना बेकार हो जाएगा।
ठीक है। तो इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर इर्रेशनल। रूट्स आर इर्रेशनल। अब इर्रेशनल रूट्स के लिए भी ना हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? जैसे हमने नॉन रियल रूट्स के लिए उपाय लिखा था, इमेजिनरी रूट्स के लिए यहां पे भी हमारे पास उपाय है। क्या? कि देखिए, अगर आपके पास d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये हमारे पास एक रैशनल क्वांटिटी है और ये आपका इर्रेशनल क्वांटिटी है, और यहां पे भी आपका ये रैशनल और ये इर्रेशनल। तो दोनों में अगर रिलेशन देखिएगा, दोनों रूट्स में, तो वो रिलेशन क्या आ रहा है कि एक रूट में अगर आपके पास इर्रेशनल टर्म के सामने पॉजिटिव साइन है, तो दूसरे रूट में आपका इर्रेशनल टर्म के सामने क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। और रैशनल वाला टर्म आपका हूबहू सेम रहा। ठीक है क्या? तो यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इर्रेशनल रूट्स भी जो होता है ना, वो हमेशा पेयर में आता है। इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। और ये कब होगा? जब आपके पास ए बी सी क्या हो? रैशनल हो। ठीक है, ए बी सी क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ये कब होगा? जब आपके पास ए बी सी क्या हो? रैशनल हो। यानी कहने का मतलब कि दैट इज इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, है ना, तो देन अदर मस्ट बी क्या होना चाहिए? p माइनस रूट क्यू। ठीक है, तो अदर मस्ट बी p माइनस रूट क्यू। ठीक है क्या? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हम कंडीशंस जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अगर हमने ये याद नहीं रखा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करने के चांसेस रखेंगे। अगर ये कंडीशंस हमारे पास नहीं याद रही तो फिर क्वाड्रेटिक में बहुत क्वेश्चंस में हमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में याद रखते हैं। तो कौन कौन से नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं? दो तरीके से। एक तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी की बात होती है, और इसमें भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है? डी होता है। लेकिन इसके लिए प्राइमरी कंडीशन याद रखिए कि ये हम कंडीशंस तभी बात करेंगे, देखिए यहां पे, जब हम रियल और इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात करते हैं तो ये कंडीशंस हम तभी बात करेंगे जब आपके पास ए बी और सी क्या हो? रियल हो। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स आर रियल। यहां पे रियल अनइक्वल भी हो सकते हैं, रियल इक्वल भी हो सकते हैं। अनइक्वल कब होगा? जब डी ग्रेटर देन 0 हो। और इक्वल कब होगा? जब डी इज इक्वल टू 0 हो। और अगर डी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। यहां पे हमने बात करी कि अगर ए बी सी रियल है तो इमेजिनरी रूट्स ना हमेशा पेयर में आते हैं। यानी एक रूट अगर आपका p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू हो जाएगा, या फिर एक रूट आपका p माइनस आई क्यू दिया हुआ है तो दूसरा p प्लस आई क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर बात की हमने रैशनल और इरेशनल रूट्स की, लेकिन ये कंडीशंस हमने कब बात करी? जब ए बी और सी हमारे पास क्या हो? रैशनल हो। तो अगर एबीसी रैशनल हुआ तो हमने बात करी कि रूट्स आर रैशनल इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल। और हमने ये भी बात करी कि अगर इर्रेशनल रूट्स है तो वो भी पेयर में आता है। यानी कहने का मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा अपने आप p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन बेस कंडीशन यानी प्राइमरी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड दैट इज ए बी सी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें बात करी, पढ़ाई क्या करी? हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना देखा, हमने ये देखा कि रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, और हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें देखी। अब आइए हम इस पे क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव जस्ट स्टडीड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले सवाल से।
अच्छा, एक और चीज मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये भी काफी कन्वीनियंस क्रिएट करेगा आपको सीखने में। क्या है, देखिए हमने बात करी इक्वेशन की ax स्क्वेयर, ठीक है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की, और बोला हमने कि इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। यानी क्लियरली अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से जो हमारे पास एक कंक्लूजन निकला वो तो ये निकल गया कि अगर हम इस इक्वेशन में x के बदले में अल्फा डाल देते हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें बीटा भी डाल देते हैं तो भी हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है क्या? तो सबसे पहला तो कंडीशन हमने ये देख लिया। दूसरा कंडीशन हमने ये देखा, हम ये देख सकते हैं, यानी दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसमें से मैं अगर क्या करूं, ए कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एक्स एंड प्लस सी अपॉन ए। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए टाइम्स एक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, और सी अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है क्या? अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, कैसे, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको पता हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप, यानी ए एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ए टाइम्स, यानी रीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट लिख सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं, ये किसी भी डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। यानी अगर आपको पता हो कि किसी क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन का, लेट अस से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और प्लस डी, मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इसका रूट आपको पता चल जाए कि इसका रूट है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो आप इस क्यूबिक इक्वेशन को भी इसी लॉजिक से इस तरीके से लिख सकते हो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होगा, ये हो जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकेंड रूट और इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से। सिमिलरली अगर फोर्थ डिग्री इक्वेशन हुआ तो उसके चारों रूट्स आपको पता है, तो वो आप इस तरीके से ए टाइम्स एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट इंटू एक्स माइनस फोर्थ रूट, और ये किसी भी डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है ना, तो ये उसके लिए लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, आप इसको कभी भी भूलना मत। ठीक है, ये तो आपके दिमाग में ऐसे एकदम छप जाना चाहिए, ये कभी भी आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब वापस हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सो यहां पे हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका देखिए दो मेथड हो सकता है। पहला तो मेथड है कि हम स्टैंडर्ड तरीके से, देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने का एक नॉर्मल वे होता है और एक इंटेलिजेंट वे या स्मार्ट वे होता है। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल वे से बताता हूं कि एक नॉर्मल तरीके से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, बिना ज्यादा सोचे समझे। तो ये देखिए ए टाइम्स है, ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, है ना, एंड प्लस बी टाइम्स ऑफ,
ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन अल्फा बीटा, है क्या? अब देखिए यहां से हमें पता है कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होगी। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो देखिए हमें पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां पे आपके पास अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है क्या? अब ये वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ, यहां पे हो गया माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब यानी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, है ना, माइनस अल्फा बीटा आपके पास सी बाई ए और यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहां पे प्लस लिख देता हूं मैं और बी अपॉन ए, ठीक है क्या, प्लस बी टाइम्स ये क्या हो जाएगा यहां पे बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2c बाई ए, क्लियर। और दोनों के डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है तो यहां पे मैं डिनोमिनेटर कॉमन लेके c बाई ए लिख लेता हूं, ठीक है, ऑलराइट। अब यहां से देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो ये a इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है, a यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 3bc अपॉन a, ये b यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर एंड माइनस 2bc अपॉन ए, ठीक है क्या, और अपॉन आ गया c बाई ए। देखिए ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल, यहां से 3bc अपॉन ए माइनस 2bc अपॉन ए क्या बन जाएगा bc अपॉन ए, सो bc अपॉन ए, और यहां पे डिवाइडेड बाई c अपॉन है तो a है तो मैं इसको इंटू a अपॉन c लिख देता हूं। तो यहां से देखिए ये c कैंसिल, ये a कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या बन जाएगा b, ठीक है क्या। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, बट वॉज दिस द स्मार्टेस्ट वे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्मार्टेस्ट वे क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो मैं एक काम करता हूं यहां पे एक पेज ऐड करके, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक स्मार्ट वे देखते हैं इस क्वेश्चन को काम करने का, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, लेट मी ऐड वन पेज हियर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक पेज ऐड कर दिया। अब इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन था हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और हमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो है a टाइम्स अल्फा स्क्वेयर, देखिए, अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा एंड प्लस बी टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा एंड प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही। अब देखिए इंटेलिजेंट तरीका क्या है करने का, यहां पे डिनोमिनेटर बीटा है, यहां पे भी डिनोमिनेटर बीटा है, तो एक काम करते हैं कि बीटा डिनोमिनेटर वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो बीटा डिनोमिनेटर वालों को एक साथ लिख लिया तो ये आ गया आपका a अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा, ठीक है क्या, प्लस, अब अल्फा डिनोमिनेटर वालों को एक साथ लिख लीजिए तो ये क्या आ जाएगा a बीटा स्क्वेयर एंड प्लस बी बीटा। अब सिंस हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो क्लियरली अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो यानी यहां से हमारे पास ये बात पता है कि a ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस b ऑफ अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, एंड सिमिलरली a ऑफ बीटा स्क्वेयर प्लस b ऑफ बीटा एंड प्लस c भी 0 होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि a अल्फा स्क्वेयर प्लस b अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी। सिमिलरली a बीटा स्क्वेयर प्लस b बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी। तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी। इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी। ठीक है क्या? तो यानी ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस सी अपॉन बीटा एंड माइनस सी अपॉन अल्फा। अब आप अगर माइनस सी कॉमन ले लीजिए, है ना, तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो देखिए ये ए और ए तो यहां से कैंसिल, ये सी और सी यहां से कैंसिल, यहां एक -1 और यहां पे एक -1, तो मिलके हो गया प्लस, और फाइनल आंसर हमारा हो गया बी। तो देखिए ये कितना कन्वीनियंटली बन गया। लेकिन इसको बनाने के लिए हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया कि ये अगर रूट्स हैं तो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। सो दिस इज मेथड 2। और आप देखिए इसमें कितना कम एफर्ट लगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत लेंदी जाता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उसका कोई ना कोई एक स्मार्ट तरीका जरूर है, और ज्यादातर चांसेस, हर बार ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका कोई ना कोई एक ऐसा स्मार्ट वे हो जिसको हम कम एफर्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें वो स्मार्ट वे ढूंढना होता है। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स हुज वन रूट इज cos 36 डिग्री। अब यहां पे आपको cos 36 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, cos 36 डिग्री अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको याद हो तो cos 36 डिग्री इज √5 प्लस 1/4। ठीक है क्या, ये cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है। और यहां पे बात करी जा रही है रैशनल कोएफिशिएंट्स की। तो अगर अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हों तो इररैशनल रूट जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर पे होते हैं। तो यानी अगर एक रूट में अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस √5/4 ले लूं तो दूसरा रूट अपने आप हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस √5/4। देखिए यहां पे भी आप एक गलती कर सकते हैं। क्या गलती करिएगा, गलती आप ये करिएगा कि एक रूट आपने √5 प्लस 1/4 लिया तो दूसरा रूट आप √5 माइनस 1/4 ले लीजिएगा। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जो पेयर होता है आप याद रखिए कि p प्लस रूट क्यू अगर आपके पास एक रूट है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होता है। यानी ये जो रूट क्यू वाला टर्म है ना, उसके सामने का साइन चेंज होता है। यानी इररैशनल टर्म जो हो, जो नंबर में इररैशनल वाला पार्ट है उसके सामने का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो अगर यहां पे एक रूट 1 प्लस √5/4 है तो दूसरा रूट 1 माइनस √5/4 हो जाएगा। अब दोनों रूट्स हो गए, तो हमारा इक्वेशन जो फॉर्म करते हैं हम लोग वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम लोग x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड कीजिए तो √5/4 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो इसकी वैल्यू हो गई -1/4 प्लस 1/4 माइनस हाफ, सो 1/2 हो जाएगा। तो x², सम ऑफ रूट्स हाफ हुआ तो 1/2x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मिलके क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो 1 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये -1 ही लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इक्वेशन हो गया 2x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास cot² π/8।
अब इसके लिए cot पाई बाई 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और मैं आपको यहां पे सिर्फ ये बात बता देता हूं कि cot पाई बाई 8 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है √2+1। ठीक है ना? तो आपको cot स्क्वायर पाई बाई 8 के करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा रूट क्या होगा वो आइडेंटिफाई कीजिए, और आप इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो यहां से आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तो आपके पास ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दोनों रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक नेचुरल टेंडेंसी आपको जो दिखेगी इस सवाल को करने के लिए कि लेट अस से इस रूट को फॉर द टाइम बिंग मैं p बोल दूं और इस रूट को फॉर द टाइम बिंग मैं q बोल दूं, है ना? तो नेचुरल टेंडेंसी ये होगी कि आप इक्वेशन इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स एक्स एन प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, है ना? जहां p और Q आप एज इट इज जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और यहीं पे आपसे हो जाएगी मिस्टेक। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? तो देखिए, अल्फा अगर इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो यानी हमारे पास अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अल्फा स्क्वेयर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अल्फा माइनस 5, है ना? एक अल्फा हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस 5 अल्फा। ठीक है क्या? 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस 5 अल्फा। ओके, अब यहां पे अल्फा स्क्वेयर वापस से आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना? तो आइए सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वेयर, तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस 5 एन माइनस 5 अल्फा, है ना? तो यानी यहां से वैल्यू हो गई आपके पास 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा इज माइनस अल्फा एन माइनस 10। ठीक है क्या? ये आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जो हमारा p रूट था इसमें हम क्या करते हैं, ये अल्फा क्यूब की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, है ना? तो ये हो गया माइनस अल्फा माइनस 10। ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वेयर, तो अल्फा स्क्वेयर के बदले में वापस से हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 5, है ना? और माइनस अल्फा एन प्लस 22। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये प्लस 2 अल्फा, ये सारे हो गए कैंसिल। ठीक है क्या? और यहाँ पे -15 प्लस 22, यानी ये तो सिंपल सी वैल्यू 7 आ गई, है कि नहीं? सिमिलरली Q को अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा तो जो काम हम अल्फा के साथ कर सकते हैं वही सेम काम बीटा के साथ भी कर सकते हैं। तो बीटा क्यूब के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा माइनस 10, तो माइनस बीटा माइनस 10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा माइनस 5। ठीक है क्या? और -7 बीटा एन प्लस 35। ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया माइनस बीटा, यहां से +8 बीटा एंड -7 बीटा। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल होता दिख रहा है मुझे। यहां पे आया -10, यहां पे आया -20 एंड +35। ठीक है, तो ये पूरे टर्म्स तो हो गए कैंसिल, और यहां पे सिंपली 35 माइनस 30 यानी ये वैल्यू हो गई 5। अब देखिए, डायरेक्टली अगर आप इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते तो कितनी मेहनत होती, लेकिन यहाँ पे सिंस जब हमने P और Q दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये तो एक सिंपल सी वैल्यू 7 और 5 आ गया। तो देयरफॉर इस इक्वेशन को यूज करते हुए सीधे हम इक्वेशन जो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज हाउ मच, 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज हाउ मच, 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर?
अगला सवाल देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है। कैसे? तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस रूट 5। तो हम कोशिश करते हैं पहले कि इसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें जिसके सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हो। तो आप क्या करिए, 3 को इस तरफ ले आइए, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5 होता, और हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है क्या? दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर। तो यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना? ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, ठीक है क्या? इसको हम इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब एंड प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस 6x क्यूब, और यहाँ पे आपके पास प्लस 40x स्क्वायर माइनस 48। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर एंड माइनस 24x। ठीक है, यहाँ पे x भी था, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर एंड यहाँ पे हो गया माइनस 24x, ऊपर से कांस्टेंट आ गया 17, तो आप देखिएगा यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, और ये बन गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस ये 16। कैंसिल आउट करिए, सब्ट्रैक्ट वापस से, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे वैल्यू बनी 1। यानी कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यही होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है ना। यानी इस एक्सप्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x एंड प्लस 17 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 होल स्क्वेयर एंड प्लस 1। ठीक है क्या? अब ये वैल्यू तो हमने क्लियरली यहां पे निकाल रखी है कि 0 है, यानी ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0, तो यानी बची हुई वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाएगा, और बची हुई वैल्यू क्या है, 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाइए जिसमें सारे टर्म्स आपके क्या हो, रैशनल हो, और फिर जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन को उस क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका दिस टर्म इनटू दिस टर्म एंड प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली सिंस ये वाली वैल्यू 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा गामा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए, एक हम इंटेलिजेंट वे ढूंढेंगे इस सवाल को करने का। अब देखिए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 8, और हमें पता है कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हमने बात करी थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स हमें पता हो, तो उस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स
x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस सेकेंड रूट, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड रूट बीटा है हमारा, और इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट। याद आया आपको? ठीक है। अब यहां से देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा की। तो क्लियरली अगर आप x को 2 से सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज 8 इंटू 2 16, फिर यहाँ पे 4 प्लस 4 इंटू 4 इज अगेन 16 माइनस 10 एन प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो गया आपका 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। ठीक है क्या, यहाँ गामा था, ठीक है। तो क्लियरली यही तो एक्सप्रेशन निकालना था हमें, यानी हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा जो होगा वो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 10 इज 22 प्लस 8 इज 30 और अपॉन 2 इज 15। तो ये 15 हमारा आंसर हो गया। देखिए देखिए कितने आसानी से आ गया, है ना। सेकेंड पार्ट अगर इसका यहीं पे देखते हैं हम, तो देखिए अब हमें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर चाहिए। अब ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, सिमिलरली 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, और 1 प्लस गामा इंटू 1 माइनस गामा। तो एक बार हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है, या फिर इक्वेशन इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन ए में हम x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, तो ये देखिए क्या होगा हमारे पास 2 प्लस 4 फिर माइनस 5 एन प्लस 8, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गामा, ठीक है क्या। और सिंप्लीफाई करें तो ये 6 प्लस 8 14 एंड माइनस 5 9, तो ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा। 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा हो गया, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक और बार x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन a। अब इस बार देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 8, ठीक है। और यहां पे आपके पास हो गया -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा और -1 माइनस गामा, ठीक है क्या। यहां से अगर आप देखिए तो 17 माइनस 2 इज 15, ठीक है, और यहां पे 2 भी होगा, तो 15 अपॉन 2, और यहां से सब में से नेगेटिव अगर कॉमन बाहर निकाल लीजिए तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, और ये आपका हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। देखिए तो अगर इस इक्वेशन को मैं फॉर द टाइम बीइंग लेट अस से बी इक्वेशन बोलता हूं और इसको मैं सी बोलता हूं, तो बी और सी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए आपका रिजल्ट नहीं आता दिख रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 15 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 135 अपॉन 4 माइनस के साथ इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस बीटा स्क्वेयर और इंटू 1 माइनस गामा स्क्वेयर। और यही तो वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है क्या। ये वैल्यू निकल गई हमारे पास, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। px क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक फोर्थ डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है p1 इज इक्वल टू 1 p2 इज इक्वल टू 2 p3 इज इक्वल टू 3 p4 इज इक्वल टू 4। तो हमें p5 निकालना है, और px एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये p1 माइनस 1 जो आ रहा है ये 0 आ रहा है। सिमिलरली
P2 माइनस 2 भी आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, एंड P3 माइनस 3 और P4 माइनस 4 भी 0 आ रहा है। तो क्या आपको देख के, इन पूरे एक्सप्रेशंस को देख के, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो P1 माइनस 1 के बदले में मैं अगर लिखूं Px माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके 4 रूट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना? और Px क्या है? आपका 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 ही रूट्स हो सकते हैं। तो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि क्या हम Px माइनस एक्स को, अगर सारे रूट्स हमें पता हैं, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है यहां पे, तो 1 इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकेंड रूट, एक्स माइनस थर्ड रूट और x माइनस फोर्थ रूट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यहां से हमारे पास Px की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड प्लस एक्स। देखिए पूरा का पूरा Px ही हमारा निकल गया, और हमें क्या निकालना था? P ऑफ 5। तो पुट x इज इक्वल टू 5, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 minus 1 is 4, 5 minus 2 is 3, 5 minus 3 is 2, 5 minus 4 is 1 and plus 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास? 24 plus 5 is 29। 29 will be our आंसर। ठीक है, तो ये सब इंटेलिजेंट तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये आप सीखते रहिए, हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इंटीजर्स, देन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए हुए हैं ना, वो इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए निकालना है। तो देखिए, वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सबसे आसान जो तरीका है इसको करने का, वो देखिए यहां ध्यान से, यह है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स एन प्लस ए, इसको मैं इक्वल टू 3 लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से क्या हुआ है, इसको देखिएगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस ए, है ना, और इंटू एक्स माइनस 1 में। ठीक है क्या, और ये हो गया इक्वल टू 3। x क्या है? इंटीजर है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीग्रल आएगी। हमें क्या करना है? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a निकालना है, तो यानी a भी क्या है? इंटीजर है। यानी क्लियरली x माइनस ए विल बी एन इंटीजर, x माइनस 1 विल बी एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 है। तो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 3 हो सकता है? तो देखिए, x माइनस ए और x माइनस 1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? प्रोडक्ट 3 कब होगा? जब ये 1 और ये 3 हो जाए, या फिर ये 3 और ये 1 हो जाए, या फिर ये -1 और ये -3 हो जाए, या फिर ये -3 और ये -1 हो जाए। यही हो सकता है, और तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें 3 लाना है, और 3 हम 4 ही तरीके से ला सकते हैं, 1 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 1, -1 इंटू -3 या फिर -3 इंटू -1। ठीक है क्या? अब यहां से अगर आप देखोगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हम निकालते हैं पहले। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू 4 हो गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 2 हो गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 है तो x की वैल्यू -2 हो गई, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 है तो x की वैल्यू 0 हो गई। x आ गया। ठीक है, अब आपके पास x माइनस ए दिया हुआ है, x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब उसके करेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 1 की वैल्यू, x माइनस ए की वैल्यू 1 है, और x कितना है? 4, तो क्लियरली a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सिमिलरली x माइनस ए की वैल्यू 3 है और x कितना है? 2, तो 2 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, x माइनस ए की वैल्यू -1 है, लेकिन x माइनस 2 है,
ठीक है ना। तो -2 माइनस हाउ मच इज -1, तो -1, ठीक है क्या। सिमिलरली x-1 की वैल्यू -1 है ना, सॉरी, x-a की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्लियरली 3 होनी चाहिए। तो इन ऑल द केसेस अगर हमने देखा तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आई, a की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या है, -1 और 3, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। x² प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट्स आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं, यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इस इक्वेशन के रूट्स आपको गामा और डेल्टा दिए हुए हैं। आपको निकालना है अल्फा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा को आप एक साथ ले लीजिए, है ना, और बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो आपके पास हो गया अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस 4 पी अल्फा एन प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा एन प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर बात आती है कि इस इक्वेशन के अगर रूट्स गामा और डेल्टा हैं, ठीक है, तो क्या हम इस इक्वेशन को यानी x² प्लस p प्लस 5x प्लस 4 को हम x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा है, तो क्लियरली यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा डालेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो ये बन गया अल्फा स्क्वेयर, ठीक है, प्लस पी अल्फा प्लस 4, मैं एक साथ लिख लेता हूं, और एक हमारे पास बचेगा प्लस 5 अल्फा, है ना। और ये आपके पास बन गया अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है क्या। क्लियरली इस इक्वेशन के हिसाब से ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 दी हुई है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0, यानी ये इफेक्टिवली बन जाएगा आपका 5 अल्फा। सिमिलरली अगर आप x इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा डालते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा बीटा स्क्वेयर प्लस 4 बीटा प्लस पी बीटा, सॉरी, एन प्लस 4 एन प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, ठीक है क्या। तो ये वैल्यू वापस से हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 5 बीटा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इफ दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2, तो आप क्या कर लो, सिर्फ 1 इंटू 2 कर लो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बन गया अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा एन बीटा माइनस डेल्टा, और इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का रूट था अल्फा और बीटा, तो बताइए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज 1, यानी ये वैल्यू हो गई 4। ये 4 आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आपका आंसर कितना बन जाएगा, 100, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल एफ(x) इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस आर 5 and -4, then find the remainder when f(x) is divided by x² plus x minus 2। अब ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है,
ठीक है, क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको अगर आप x माइनस से fx अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो से x माइनस अल्फा से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बच जाता है f ऑफ अल्फा। बहुत सिंपल है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे fx है, उसको आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो, तो मान लो उसके साथ जो कोशेंट बनेगा वो qx और रिमाइंडर जो बना वो r। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जिस टर्म से आप डिवाइड करिएगा उससे 1 डिग्री कम आपका रिमाइंडर का होगा। यानी अगर आपने लीनियर टर्म से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा, क्वाड्रेटिक से अगर आपने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर लीनियर होगा, क्यूबिक से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक होगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो आपके जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 डिग्री कम या उससे भी कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो हमेशा आपको लीनियर ही मिलेगा। रिमाइंडर आपको लीनियर या कांस्टेंट मिल सकता है। अगर क्यूबिक टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपको क्वाड्रेटिक मिल सकता है या फिर लीनियर मिल सकता है या फिर कांस्टेंट मिल सकता है। लेकिन जब भी मिलेगा ये इन्हीं तीनों में से कोई एक मिलेगा। अगर 4th डिग्री के टर्म से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आपको या तो क्यूबिक मिल सकता है या फिर क्वाड्रेटिक मिल सकता है या फिर लीनियर मिल सकता है या फिर कांस्टेंट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज। ठीक है, तो क्लियरली आप यहां लीनियर टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, x इज इक्वल टू अल्फा पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू अल्फा जैसे ही पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया 0 और प्लस r। यही तो रिमाइंडर हमें निकालना था। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई, f ऑफ अल्फा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे, हम याद ये रखेंगे, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं इसको मिटा के ताकि आपको याद रहे कि when fx is divided by x माइनस अल्फा, ठीक है, देन रिमाइंडर इज f ऑफ अल्फा। और अगर ये f ऑफ अल्फा 0 हो जाता है ना, यानी रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यानी कहने का मतलब x माइनस अल्फा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इसमें आप ये भी याद रखिए कि इफ f ऑफ अल्फा इज 0 यानी रिमाइंडर आपका 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम, फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया और ये आपका फैक्टर थ्योरम हो गया। दोनों काफी काम के हैं इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए सवाल करते हैं, fx को हमने किससे डिवाइड किया है, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, f ऑफ 1। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से पता चल गया कि f ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर क्या आ रही है, 5। सिमिलरली जब x प्लस 2 से डिवाइड करोगे, x प्लस 2 कहने का मतलब क्या है, x प्लस 2 इज नथिंग बट x माइनस ऑफ माइनस 2। यानी यहां पे अल्फा के बदले में अब क्या हो गया, -2। यानी यहां से हमें पता चला कि f ऑफ -2, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, -4। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है। अब आप fx को किससे डिवाइड कर रहे हो, एक क्वाड्रेटिक से। तो चलिए हम ध्यान से इसको ऐसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स कुछ कोशेंट रहा होगा, और सिंस क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, एक लीनियर टर्म होगा। तो इसको मैं ax प्लस बी बोल देता हूं। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे, ये फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 में, है ना, qx, और ये बन गया आपका प्लस ax प्लस बी। अब a और b हमें पता नहीं है, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है और f ऑफ -2 की वैल्यू -4 है।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 5, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बन गया आपका a प्लस बी। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू -2 डालोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ -2, और f ऑफ -2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -4, ये वाला टर्म तो हो गया 0, तो यानी यहां से हमारे पास बन जाएगा -2a प्लस बी। ठीक है, तो एक बार आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है और -2a प्लस बी की वैल्यू -4 दी हुई है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्लियरली 5 माइनस ऑफ -4 9 हो गया, a माइनस ऑफ -2 3a हो जाएगा, और b माइनस ऑफ b 0 हो जाएगा, तो यानी a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू 3 आ गई, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो a और b दोनों निकल गया, और रिमाइंडर हमारा था क्या इस क्वेश्चन का, तो यही तो था हमारा रिमाइंडर ax प्लस बी। ठीक है क्या, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर ये हो गया हमारे पास ax दैट इज 3x and plus 2, and this will be our answer। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, दैट इज पी क्यू आर आर इन एच पी। अब यहाँ पे एक और मैं इंटरेस्टिंग नोट बताता हूँ आपको। नोट ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और आपको ये पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 दिया हुआ है, यानी क्लियरली अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 है यानी x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि दिस विल इंप्लाई कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। x इज इक्वल टू क्या 1 क्या है, इसका एक रूट है। ठीक है क्या, अब ये कॉन्सेप्ट जानते हुए इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है p टाइम्स ऑफ q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q टाइम्स ऑफ r माइनस पी एक्स और r टाइम्स ऑफ p माइनस q इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप देखिए तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना आ रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालिएगा तो ये पी क्यू यहां से पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी एंड प्लस आर पी माइनस पी क्यू सारे कैंसिल होके हो जाएंगे 0। यानी कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। ये x इज इक्वल टू 1 तो इस इक्वेशन का एक रूट होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ हैज इक्वल रूट्स, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि अदर रूट भी आपका क्या हो जाएगा, एक रूट 1 है और दोनों रूट्स बराबर दिए हुए हैं, तो अदर रूट भी आपका क्या हो गया 1। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, यानी r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p टाइम्स q माइनस r इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो ये r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू p इंटू क्यू माइनस आर हो गया। ठीक है क्या, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर पी। ये आर पी वाले टर्म्स को एक तरफ लेते आते हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर पी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर क्यू। इन सब को मैं P इंटू क्यू इंटू आर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पी, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। और ये रिलेशन किसके लिए होता है, ये रिलेशन अगर होता है तो ये इसका इंडिकेटिव है
कि यहाँ पे आपका P और Q और R किस में है, HP में है। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पढ़ेंगे हम लोग इसको सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y इज फॉर्म्ड बाय दीज टू इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, तो आपको प्रूव करना है c इज इक्वल टू a बाई n। तो यानी या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बना लीजिए या फिर y में बना लीजिए, जिसमें भी आपको कन्वीनियंस लग रहा हो। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है क्या, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस सी अपॉन एम, ठीक है ना। और इस x की वैल्यू को मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के बदले में y माइनस सी अपॉन एम, ठीक है क्या। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एम वाई स्क्वेयर, यहाँ से बनेगा माइनस 4ay एंड यहाँ माइनस 4ac बनता है, इस तरफ आके प्लस 4ac इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इसका रूट इक्वल दिया हुआ है, इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो b स्क्वेयर यानी 4a का होल स्क्वेयर माइनस 4a, तो a के बदले में m दिया हुआ है, इंटू c, यहाँ पे 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये 16a स्क्वेयर और यहां से भी एक 16a का टर्म आएगा, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे बच गया आपके पास a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्लियरली या तो a 0 होना चाहिए या फिर ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में एक्चुअली ऑलरेडी प्रोवाइडेड था कि a की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर हम देखें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन एम, और ये हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है क्या। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत की है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका एक रफ ग्राफ बनाना सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है ये भी हमने देखा। और इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखा और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। अगर सिर्फ आप थियोरी देख के छोड़ दोगे और आपने प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं किए तो आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के थ्रू भी हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक आप लोग जम के मेहनत करते रहिए। मैं आपका साथ देता रहूंगा आपको आपके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लाने में, ठीक है, ताकि आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।